Hello, welcome to the Brighter Kashmir interview. This is Farooq Wani. Today we are in conversation with V.S. Pandey, who is ex-IAS officer and Secretary to Government of India. Welcome to our show, sir. We are discussing the COVID crisis in India. तो सर कैसा लगता है आपको कि ये जो क्राइसिस अभी चल रही है, तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? देखिए वानी साहब, ये क्राइसिस सारी दुनिया में शुरू हुई, इसके एक्सपीरियंसेस बहुत सबके पास है और इंडिया में भी आपको याद होगा कि सितंबर के एंड तक काफी पीक कर गया था और उस समय भी हालात कुछ खराब होने लगे थे। तो अनुभव जो है हमारे कंट्री के पास कोविड को हैंडल करने का अपना भी है और इंटरनेशनल भी है। देखिए आपको याद होगा ये जब शुरू हुआ तो अमेरिका में बड़ी तबाही से मचाई और न्यूयॉर्क में तो आपके जो पिक्चर्स आपने देखी होंगी, आपने वहाँ की जो सीन थी, जो फोटोज तो आते थे, देखा होगा, वहाँ पे बहुत तबाही मची थी। तो देखिए जो असली बात वो है कि अपने अनुभवों से सीख कर फिर वो गलतियां ना करना या वो कमियां ना छोड़ना जो आप ऑलरेडी फेस कर चुके हो। जो प्रेजेंट क्राइसिस है उसमें मुझे बस इसी बात का दुख है और जो जैसे कहता हूँ मैं कष्ट है कि हम लोगों के पास अनुभव था और ये प्रिडिक्ट भी किया जा रहा था कि इसका सेकेंड वेव आता है। So we should have prepared ourselves much better. We should have got more oxygen, more remdesivir, more beds, ICU के और बेड्स होने चाहिए थे। अगर जरूरत है ज्यादा टेस्टिंग की उसकी होनी चाहिए थी। तो इसमें हमारी जो तैयारियों में जरूर कमी दिख रही, उसी का कारण है कि आज देखिए जनता को जो बहुत परेशान। लेकिन सर लोग ऐसा अभी क्या पढ़ने में भी आ रहा, सुनने में आ रहा है, लोग ऐसा क्या एक तो होर्डिंग कर रहे हैं, दूसरा जो है ये जो नकली दवाई बाजार में डाल रहे हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए और उनको इंसानी जिंदगी का कोई तकाजा नहीं है। तो अगर वो पुलिस उनको पकड़ भी लेती है तो उसके बाद वो साल या 2 महीने या 3 महीने या 2 साल के बाद बाहर आ जाते हैं। क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसके बारे में एक स्ट्रिंजेंट लॉ चाहिए जिससे ये एक मैसेज आता है कि कोई दूसरा ऐसा बंदा ये सोच भी नहीं सकता कि वो नकली दवाई का काम करे या नकली दवाई बाजार में डाल दे? तो डेथ पेनल्टी के बारे में मैं ये चाहता हूं कि आपसे जानना चाहता हूं कि क्या डेथ पेनल्टी इसके लिए अप्रोप्रिएट है? देखिए भाई साहब, ये जो हम लोग का नकली दवाएं बनाना, इसका पनिशमेंट हमारे यहाँ वैसे ही बहुत सीवियर है। जैसे जो आप मिलावट का और इस तरह के जो ड्रग्स का जो वो है उसमें दंड बहुत है। देखिए इसकी 2 चीजें एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ये कि जो लोग गलत कर रहे हैं, जो दवाओं की नकली दवाएं बना रहे हैं, इस तरह से ब्लैक मार्केट कर रहे हैं, उनको दंडित किया जाए। दूसरा देखिए ये हालात नहीं आने देने चाहिए कि ज्यादा लोग चाह रहे हों और मिल न रहा हो। तो जो शॉर्टेज है, देखिए आपको याद होगा हमारे देश में आज से 40 साल पहले चीनी की भी कमी थी, गेहूं भी राशन पे मिलता था और इस तरह के हालात थे। लेकिन हम लोगों ने इन चीजों को बड़ा अच्छा किया, प्रोडक्शन बढ़ाया, स्ट्रीमलाइन किया, तो आज देखिए ये सब चीजों पे कोई नहीं है। इसके 2 एस्पेक्ट है। एक तो ये कि जो लोग आज मौके का फायदा उठा रहे हैं उनको एकदम गंभीर दंड दिया जाए और मैं आपसे बताऊं इसमें 10 साल तक की सजा बड़े आराम से मिलती है जो नकली दवाएं बनाता है। तो दोनों तरफ से सरकार को करना पड़ेगा। लेकिन सर आप तो सिस्टम में रहे हैं, आप तो बड़े मतलब वन ऑफ द टॉप ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं, तो आपके पास ऐसा होगा कुछ आप मेरा कहने का मतलब है कि आपको लगता है कि गवर्नमेंट को कोई ऐसा स्ट्रिंजेंट लॉ जिसे ये चाहिए कि इनको डेथ पेनल्टी मिले? देखिए डेथ पेनल्टी, चूंकि आपने देखा होगा हमारे देश में डेथ पेनल्टी को जैसे कहते हैं एकदम एक्सेप्शन बना दिया गया है। मतलब 302 आईपीसी जो है जिसमें मर्डर ऑफ होमिसाइड जो है उस पर भी डेथ पेनल्टी को बहुत ही स्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में ये दी जाती है। तो अब आप जब सोचिए जिस देश में होमिसाइड मतलब लोगों को मारने पर भी, हत्या करने पर भी जब डेथ सेंटेंस को बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर मतलब एक्सट्रीम केस में दिया जाना चाहिए, तो उसमें मिलावट इस पर मुझे नहीं लगता कि हमारे देश का जो कानून इस समय बन गया है, हमारे देश का जो जूरिस्प्रूडेंस है, उसमें ये कभी भी अब एक्सेप्ट हो पाएगा। आपको पता होगा, आपने
काफी जागरूक है, लिखते रहते हैं कि दुनिया भर में डेथ सेंटेंस के खिलाफ एक तरह से एक मुहिम चली हुई है। और ये बात कहा जाता है कि जिस जो जीवन गॉड या खुदा या भगवान देता है उसको लेने का अधिकार ह्यूमन बीइंग के पास नहीं है। ये डिबेट बहुत सालों से चल रहा है, कुछ देशों में ने हटा दिया है। लेकिन सर मैं यहाँ पे आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ इसलिए कि ये लोग ऐसे लोग हैं जिनके पास इंसानी जिंदगी का कोई तकाजा ही नहीं है, कि जैसे कोई है ही नहीं इनके सामने, इनके पास सिर्फ और सिर्फ पैसा बटोरने का मसला रहता है। तो उस सूरत में हम मतलब आपसे जानना चाहते हैं, गवर्नमेंट अगर 2 साल 3 साल के बाद ये छूट जाते हैं तो फिर ये वही काम कर लेंगे जो पहले करते हैं? अगर ये बोल दें कि अगर हम 2 साल में क्या हमारा जाता है, 3 साल में हमारा क्या जाता है, यही हमारा मानना यही है। देखिए वानी साहब, मैंने इस जो डिपार्टमेंट में काम किया है अपने स्टेट में, मैं आपको अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता दूं, अगर आप ईमानदारी से जो भी कानून आज बने हुए हैं उनको लागू कर दें, ये एक दिखाई नहीं पड़ेगा। ये देखिए, हम मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमारी प्रशासनिक जो मशीनरी है, जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, जिसका काम है खाने पीने में मिलावट को रोकना, दवाओं का में मिलावट या नकली दवाओं का रोकना, उसमें जो भ्रष्टाचार व्याप्त है और उसमें जो कमियां हैं, ये उसका नतीजा है। अगर ये व्यवस्था को सिर्फ चुस्त दुरुस्त कर दिया जाए तो जो दंड आज आपने एफडीए में ये जो फूड और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के में मिलावट के जो बनाए गए हैं वो काफी होंगे। देखिए, आप जो विचार दे रहे हैं उससे भय तो जरूर पैदा होगा कि अगर आप डेथ सेंटेंस कर देते हैं, लेकिन मैं आज को देश की जो कानूनी स्थिति है और जो विचार है और जो सुप्रीम कोर्ट का जो एक व्यू पिछले करीब 25-30 साल से चला आ रहा है, उसके सिर्फ कॉन्टेक्स्ट में मैं कह रहा हूँ कि शायद अब ये देश अब इस पर तैयार नहीं होगा कि इन चीजों पर भी डेथ सेंटेंस जो है दिया जाए। उस कॉन्टेक्स्ट में मैं कह रहा हूँ जो भी कानून बने हैं उनको बहुत सख्ती से ईमानदारी से लागू करिए, आपको ये समस्याएं बिल्कुल समाप्त होंगी। सर क्या लगता है आपको, ये जो लॉकडाउन अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉकडाउन करे तो क्या लगता है इससे कि कोविड क्राइसिस कम हो, या उससे लॉकडाउन लगाने से तो क्या इम्प्लीकेशन खड़ा हो सकती है? क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रीजन वाइज लॉकडाउन लगाना चाहिए या स्टेट वाइज लॉकडाउन लगाना चाहिए? इसके बारे में आपका क्या कहना है? भाई साहब, लॉकडाउन किसी समस्या का हल नहीं है, ये सिर्फ आपको एक अवसर दे देता है कि आप जो है अगर तैयारी नहीं कर पाए हैं तो थोड़ा सा चेन ब्रेक होती है उससे, और उससे आप उस दौरान जब इन्फेक्शन थोड़ा लो हो जाता है तो आप उसकी तैयारी कर लीजिए। देखिए, हम लोग के पास देश में एक बड़े लॉकडाउन का, दुनिया का सबसे बड़ा लॉकडाउन हमारे देश में लगा था 25 मार्च 2020 से, और उसके बाद सारा जो ये आप देख रहे हैं उसके बाद की स्थितियां हैं कि मैसिव जो सर्ज अपसर्ज हुआ, और लॉकडाउन के खुलने के बाद से देखिए आप लॉकडाउन बहुत सीमित समय तक लगा सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन एक समस्या अगर हल करती है तो 50 समस्या पैदा कर देती है। देखिए, आदमी के सामने आज हम लोग के सामने सिर्फ अपनी जान बचाना, वायरस से ही जान बचाना नहीं है, बल्कि भूख से, अपराध से, विपन्नता से, गरीबी से, इन सब चीजों से भी लड़ना है। तो मेरा जो व्यक्तिगत विचार है, जो जिसके बारे में मैं कई बार लिख भी चुका हूँ, कहता भी रहता हूँ, देखिए लॉकडाउन की समस्या का हल नहीं, समस्या का हल क्या था? देखिए, आज देश तो परेशान है। आप किसी भी व्यक्ति से पूछिए, अगर उससे ये पता हो कि अगर बीमार पड़ने पर उसका टेस्ट आराम से हो जाएगा, उसके लिए जरूरत पड़ने पर बेड मिल जाएगी, उसको ऑक्सीजन मिल जाएगी, अगर उससे जरूरत पड़े रेमडेसिविर जैसी दवा की वो मिल जाएगी, और बहुत गंभीर हुआ अगर उसके स्थिति खराब हुई तो अगर उसको मिल जाता है वेंटिलेटर, तो आप विश्वास मानिए लोगों के मन से भय निकल जाएगा, पैनिक निकल जाएगा। आज स्थिति ये है कि जो चीजें सामान्य तरीके पर हम लोगों को अब तक तैयारी कर लेनी चाहिए थी वो हमने नहीं किया। आप लॉकडाउन लगा देंगे, 15-20 दिन आप इस सर्च को कम कर लेंगे, लेकिन जब आप खोलेंगे फिर वो बढ़ जाएगा। तो मेरा जो व्यक्तिगत विचार है कि इसमें हम लोगों को लॉकडाउन से जहां तक हो सके बचना चाहिए। तो सरकारों ने मजबूरी में लगा दिया, दिल्ली ने लगा दिया, लेकिन सर अभी जो है देश की जो इस स्थिति है वो बहुत गंभीर है, बहुत लोग मर रहे हैं और बहुत केसेस आ रहे हैं, लाखों में आ रहे हैं रोज केस, और हजारों में मर रहे हैं। तो उस सूरत में मतलब
क्या लॉकडाउन ही वाहिद ऐसा रास्ता है जिससे ये कर्ब हो सकता है, या गवर्नमेंट की तरफ से वैक्सीन वगैरह जो भी दिए जा रहे हैं लोगों को, तो वो बहुत हद तक कम पड़ रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं? देखिए, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज है। हम लोगों के पास, हम देश दुनिया में पहले देश है, मतलब सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर है जो उसकी वैक्सीन के, तो हमारे देश को इसकी तैयारी समय से कर लेनी चाहिए थी। और हम लोगों को शायद, मुझे लगता है कि जब ये केसेस बहुत कम हो गए तो थोड़ी सी ये दिमाग में आ गई कि कोरोना को हम लोगों ने हरा दिया, और इसके कारण हम लोगों को जो तेजी से काम कंटिन्यू करना चाहिए था वैक्सीनेशन का, अस्पतालों की स्थिति सुधारने का, बेड्स और क्रिएट करने का, वो हमेशा नहीं किया। इस समय सोल्यूशन, अगर देखिए स्थितियां बहुत बिगड़ती हैं, नियंत्रण नहीं हो पाता, तो लॉकडाउन एक अंतिम वो है, अस्त्र है, उसको लगाना पड़ेगा। जहां कहीं भी देखिए, जिन राज्यों को लग रहा है कि वो इसको नहीं कर पा रहे हैं, नियंत्रण नहीं कर पा रहे, वो लॉकडाउन लगा रहे हैं। और इसमें लोकल स्थितियां, मैं इस बारे में मैं साफ कहूंगा कि केंद्र सरकार को एक तरफा ये निर्णय नहीं लेना चाहिए, ये राज्यों पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि राज्य को अपनी स्थिति, अपने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति पता है, इसलिए उन्हें छोड़ देना चाहिए कि भाई तुम्हें जो उचित लगे करो, लेकिन केंद्र सरकार को पीछे से खड़ा होना पड़ेगा ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए, रेमडेसिविर की सप्लाई के लिए, वैक्सीनेशन की ड्राइव के लिए, ये सब चीजों को करना पर पड़ेगा। आपने बहुत अच्छा मुद्दा छेड़ा है कि राज्य सरकार अगर खुद ये लॉकडाउन वगैरह करे, सेंटर का इसको बैकिंग रहेगी, लेकिन सर एक भारत बायोटेक एक दवा की कंपनी है जिन्होंने दवाई बना रहे हैं, तो उनको सेंटर ने जब बोला कि आप डायरेक्ट स्टेटों को वैक्सीन दे देंगे, उनसे उनका पैसा ले लेंगे, किस भाव क्या होगा, या सेंटर भी ये बोल रही है कि हमें भी अगर चाहिए तो हम भी आपसे ले लेंगे, तो क्या लगता है आपको कि ये अगर बायोटेक, जो भारत बायोटेक अगर डायरेक्ट स्टेटों को सप्लाई करेगी तो इसमें ट्रांसपेरेंसी रहेगी क्या? और एक बात, दूसरी बात यह है कि जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेटर लिखी कि बोला कि इस जो वैक्सीन है इसमें ट्रांसपेरेंसी की बहुत जरूरत है, सो दैट कि ये आम लोग तक पहुंचे, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए वाली साहब, हम लोग वैक्सीनेशन का कार्यक्रम पिछले 40-50 साल से चला रहे हैं, तो हम लोगों को बड़ी अच्छी तरह पता है वैक्सीनेशन कैसे किया जाता है। आज एक वैक्सीन नहीं, हम लोग, आपको भी याद होगा, बचपन में भी हम लोग टीके लगवाते थे और घर घर आकर टीका लगाने वाला टीका लगाता था। देखिए आज ये समय आ गया है कि ये केंद्र सरकार का एक रेट, राज्य सरकार का एक रेट, प्राइवेट में एक रेट, ये सब बहुत दुखद है, ये निर्णय सही नहीं है। इसलिए केंद्र सरकार को ये बात बड़ी साफ कर देनी चाहिए। मैंने हाल में इस पर लिखा भी था, 2-3 बार मैं लिख चुका हूँ कि ये बिल्कुल गलत पॉलिसी है। देखिए, किसी भी देश के नागरिकों का ये अधिकार है, उनके अपने जीवन की सुरक्षा, इसलिए वैक्सीनेशन फ्री होना चाहिए, यूनिवर्सल होना चाहिए। इसलिए केंद्र सरकार को इसके बारे में ये जो विवाद पैदा हो गया है कि राज्य सरकार लेंगी तो इतना पैसा देना पड़ेगा, केंद्र सरकार लेंगी तो इतना पैसा देना पड़ेगा, प्राइवेट पे जाओ तो इतना देना पड़ेगा, इसको बंद कर देना चाहिए। और केंद्र सरकार को सीधे दवा कंपनियां जो मैन्युफैक्चरर वैक्सीन वाली, उनसे लेकर इसको यूनिवर्सल कर देना चाहिए। 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीनेशन जितनी तेजी से करें, कोविड का नियंत्रण उसमें छिपा हुआ है। आज अगर हम लोग वैक्सीनेशन कर दें तो वैक्सीनेशन के बारे में ये बात बड़ी साफ है, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, और ये जो टीके हमारे यहाँ लग रहे हैं, दुनिया में लग रहे हैं, कि इसके अगर 2 डोज आपने ले लिए, अगर हफ्ते 10 दिन बीत गए तो आपको गंभीर कोई भी कोविड का लक्षण या परेशानी नहीं होगी। इसका मतलब है कि आप अस्पताल नहीं जाएंगे, आप परेशान नहीं होंगे, आपको किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज सोल्यूशन ये है कि सबसे पहले जो बीमार हो गए उनकी पूरी देखभाल की जाए, उनको कमी न मिले। दूसरा, तेजी से युद्ध स्तर पर, मैं तो कहूंगा कि हमारे देश में देखिए इतना सामर्थ्य है, मैं अपने पूरे अनुभव से कह रहा हूँ, हमारे देश को कोई किसी से, अमेरिका, रूस, चाइना से मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग बहुत बड़े देश हैं, बड़ा सामर्थ्य है। अगर केंद्र सरकार, मैं हमेशा कहता हूँ, सलाह भी दे रहा हूँ, मैं लिख भी चुका हूँ कि आपको ये चाहिए कि भाई सारे अपना सामर्थ्य जुटाकर लोगों को युद्ध स्तर पर वैक्सीनेट करिए, और देखिए ये कोविड का जो वो है वो कहर दूर हो जाएगा। और वैक्सीनेशन के बारे में मैं इस बात से सहमत हूँ, इसमें ये झगड़ा नहीं होना चाहिए कि केंद्र सरकार का पैसा कि राज्य सरकार का पैसा, कितनी रेट, क्या रेट, ये बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। यूनिवर्सल होना चाहिए,
केंद्र सरकार से फंडेड होना चाहिए, जैसा इस देश के सारे लोगों को इतने साल से टीके हमेशा मुफ्त लगाए जाते हैं। अच्छा सर, थोड़ा बात को हम आगे बढ़ाते हैं। अभी आर्म्ड फोर्सेस जो है उनका क्या रोल रहना चाहिए इसको कर्ब करने के लिए, कोविड को कर्ब करने के लिए? और जैसे जैसे आर्मी के हॉस्पिटल्स है, रेफरल हॉस्पिटल्स है, उनको भी अब कोविड सेंटर्स में तब्दील किया जा रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? देखिए, जितने रिसोर्स देश के पास है वो सब जरूरत पड़ने पर उसका प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि देश के रिसोर्स है। ये तो एक आवश्यकता देखते हुए विभिन्न विभागों को एलोकेटेड था, जैसे मिलिट्री को अपने हॉस्पिटल्स दे दिए गए थे। लेकिन जब देश को जरूरत पड़ रही है तो जहां तक आवश्यकता महसूस हो सारे रिसोर्सेस यूटिलाइज किए जाने चाहिए। इसमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए। ये देश के नागरिकों के टैक्स का पैसा है, ये उस पर उनका अधिकार है। अगर जरूरत आज देश को पड़ रही है, हमारे देश के लोगों को बीमारी में लड़ने के लिए अगर जरूरत पड़ेगी अस्पतालों की, सरकारी अस्पतालों की, आर्मी के अस्पतालों की, एयरफोर्स के अस्पतालों की, प्राइवेट सेक्टर अस्पतालों, जिनकी भी जरूरत पड़े बिल्कुल लीजिए, क्योंकि ये हमारे देश की रिसोर्सेज है। इसमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए, ना इसमें किसी को ये पूछना चाहिए, सोचना चाहिए। आपका ये कहना है कि जो भी यहाँ पर स्ट्रक्चर खड़ा है, चाहे प्राइवेट हो, गवर्नमेंट के हो, आर्मी के हो, एयरफोर्स है, जो भी है, इनके पास जो भी स्ट्रक्चर अवेलेबल है तो उसको हर हालत में लोगों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। यही है ना सर, आपका यही कहना है? बिल्कुल सर, ठीक है। हम इस थोड़ा आगे चल के ये बात करें कि जीडीपी ग्रोथ जो इंडिया का वो पहले से ही डाउन है। अगर कई लोगों के जॉब भी चले गए, जिनके पास आज के डेट में कोई जॉब नहीं है, बहुत परेशानी की हालत में है, और फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस इतनी ज्यादा हो गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, तो उस सूरत में आपका क्या कहना है? देखिए, इसीलिए जो लॉकडाउन, ये सारी चीजें लॉकडाउन से पैदा हुई। ये जो आज इकोनॉमी का क्रैश हुआ और जो लोगों की परेशानियां बढ़ी, जो जॉब गए, उसका देखिए पहले से इकोनॉमी स्लो चल रही थी, उससे जॉब लॉसेस हुए, लेकिन लॉकडाउन ने ये सारी स्थितियां एकदम पैदा कर दी। लाखों लोग पैदल गए, सारी परेशानियां आपने देखी, मीडिया में भी आया। इसीलिए लॉकडाउन को लास्ट सोचना चाहिए। अगर लॉकडाउन ना हुआ होता तो शायद जो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस जो हमारे कंट्री का है वो शायद ना होता, लेकिन जो हुआ सो हुआ। आगे के लिए देखिए घबराने की बात नहीं है। हमें अपने देश के सामर्थ्य पर बड़ा विश्वास है, क्योंकि मैं इस व्यवस्था में मैंने 40 साल लगभग काम किया है। मुझे पता है कि अगर इसमें आप सब लोग जुटकर सही सोच से अगर काम करें तो यहाँ की लोगों के लिए जॉब भी पैदा होंगे, इकोनॉमी भी ठीक हो जाएगी। पैसे की देखिए वाली साहब, मैं बड़ा साफ कहना चाहता हूँ कि पैसे की कमी नहीं होती। पैसा जो है ये सोच की बात है, हम कहाँ से रिसोर्सेज लाए। देखिए पिछले साल सरकार का टैक्स बहुत कम हुआ, जीएसटी बहुत गिरा। सरकार ने आरबीआई से डिफरेंट तरीके से, चाहे आप उसको लोन करिए या मॉनिटाइजेशन के लिए जो नाम देना चाहिए दीजिए, करीब 12 लाख करोड़ रुपए लिए। कोई फर्क पड़ा? लोग कहते थे कि साहब अगर आपने ले लिया तो इन्फ्लेशन आ जाएगा। ये थ्योरीज है, जब आपको जरूरत पड़े करिए। चीन का जो, मैं आपको इसको आप ध्यान से समझिए, चीन का जो विकास है उसके बारे में मैंने इस पर बहुत डिटेल पढ़ा। वो उन्होंने 2000 से 2013 के बीच में, आप विश्वास मानिए, 30 ट्रिलियन डॉलर के बराबर नोट अपने करेंसी प्रिंट उन्होंने चाइना बना दिया। अरे आप तो सॉवरेन गवर्नमेंट है, आप यहाँ पैसे की कमी कैसे हो सकती है? ये जो कहता है पैसे की कमी, देखिए राज्य के पास पैसे की कमी हो सकती है, क्योंकि राज्य के पास नोट छापने की मशीनें नहीं है, अधिकार उनके पास नहीं है। लेकिन आप तो केंद्र सरकार हो, आपके पास तो आपका ये कहना है कि सेंटर के पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, तो इनका मतलब ये पैसा जो इनके पास छापने की मशीनें वगैरह जो भी है बहुत तादाद में है या छापते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका कहना यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको यूटिलाइज नहीं कर रही है। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, होता क्या है कि जो गवर्नेंस है बड़ा मुश्किल, सबसे मुश्किल काम। अगर मुझसे आप पूछिए, स्थिर नहीं रहता। यहाँ पर हजारों लोग एक बात कहेंगे, 10,000 लोग उसके खिलाफ बात करेंगे। एक कहेगा ये करना चाहिए, दूसरा कहेगा इसको करोगे तो सत्यानाश हो जाएगा। आपके अंदर ही कुछ लोग कुछ बात कहेंगे, कुछ लोग कुछ बात कहेंगे। तो जो लीडरशिप है
उसकी जो जिसे कहते हैं ताकत, समझ, इंटेलिजेंस, विजन यहाँ पर आता है। वो सब की सुनकर क्या करता है। मेरा मैं अपने अनुभव से कहूंगा, बहुत से लोग इसे असहमत होंगे, उनके पास अधिकार है असहमत होने का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात मानिए। अगर आप, ये सारी दुनिया के सारे इकोनॉमिस्ट की बात कह चुके हैं कि अगर आप नोट छाप कर आप प्रोडक्टिव पर्पजेस के लिए सिर्फ उसका यूज करें, तो ना उससे इन्फ्लेशन होता है, ना उससे इकोनॉमी को नुकसान होता, बल्कि ग्रोथ होती है। लेकिन होता क्या है कि इकोनॉमिक्स में हमारे जो कुछ इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने डरा रखा है। उन्होंने कहा अगर आपने FRBM एक्ट एक बना दिया गया 2000 में, उसमें कहा गया साहब अगर आप 3.5% से ज्यादा फिस्कल डेफिसिट करेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। उसके बाद से लोग डरे बैठे हैं। देश में विकास ना हो, आप जो है कानून का पालन करने से कोई मतलब नहीं है। आपका कहने का मतलब है कि आपका कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हैं वो कुछ चंद लोगों या चंद इकोनॉमिस्ट के सामने सिकम हो गए। आपका कहना यही ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए ऐसा है, ये हुआ था वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तब हुआ था, और ये यूपीए की सरकार, ये जिसमें मनमोहन सिंह का प्रधानमंत्री थे, ये इसी फिलॉसफी को मानते हैं कि ये फिस्कल डेफिसिट नहीं होनी चाहिए। देखिए ये ऐसा मैंने कहा ना, इसका कोई ये नहीं कह सकता जो मैं कह रहा हूँ वही सही है। देखिए टेस्ट तो करो। देखिए अंत में मैं आपको बताऊँ अनिल जी, सीधी बात जो मैंने अपने लाइफ के एडमिनिस्ट्रेटिव अनुभव सीखा, नियत, ईमानदारी, और अगर आप साफ सोच रखते हैं, जो भी करोगे आप सब सफल हो जाएगा। लेकिन अगर आपके काम में बदनीति हो, धोखा हो, चालाकी हो, अच्छा से अच्छा काम करोगे फेल कर जाओगे। मैं इसको इसीलिए कह रहा हूं, आप जो आप सही किन की तरफ ये इशारा कर रहे हैं? आप जो पॉलिटिशियन की तरफ इशारा कर रहे हैं, मिनिस्टरों की तरफ इशारा कर रहे हैं, किनके सामने इशारा कर रहे हैं आप? पॉलिटिशियन, देखिए ऐसा है कि लोकतंत्र में राजनीतिक के पास की सारी शक्तियां हैं, लेकिन बाकी सिविल सर्वेंट्स के नौकर हैं। देखिए उनकी जो शक्तियां होती है थोड़ी सीमित होती है। मैं ये नहीं मैं नहीं कह रहा हूँ कि अगर आप जैसे मैं अपने अनुभव कर दूं, मुझे जो सही लगा मैंने कराया। उसके लिए पॉलिटिशियन से लड़ना पड़ता है, उसके साथ तर्क करना पड़ता है, ये काम है। आपका कहने का मतलब है जो ब्यूरोक्रेट्स है उनको हर हालत में जो गवर्नमेंट में बैठे हैं जैसे मिनिस्टर हजरात हैं उनको मनाना पड़ेगा। आपका कहना यही ना? ये उनका काम है, बिल्कुल उनका काम है कि आपको देश ने 35-36 साल आपको पाला पोसा है, ट्रेनिंग दी है, आप वही काम कर रहे हो। राजनीति की तो कल आया है चुनकर, उसे वास्तव में वो चीजें कैसे पता लग सकती हैं। आप जर्नलिस्ट है पिछले 40 साल से, आपके बराबर मैं मुकाबला थोड़ी करूंगा जर्नलिज्म में, चाहे मैं जितनी अच्छी अंग्रेजी लिख लेता हूँ, चाहे जितनी अच्छी आर्टिकल लिख लेता हूँ, क्योंकि वो जो आपका अनुभव है मैं नहीं बीट कर सकता। उसी तरीके से ये जो इस ब्यूरोक्रेट्स है, इनके पास जो अनुभव है वो राजनीतिक नहीं ला सकता। उसके पास बड़ी इश्यूज को देखकर बड़ा ओवरव्यू रहता है। तो जो ब्यूरोक्रेट्स का सीनियर लेवल पर जो ऑफिसर्स है उनका काम है वो अच्छी तरह पढ़ें, लिखें, समझें, अपने अनुभव का प्रयोग करें, और अगर राजनीति के नहीं मान रहा, मंत्री या चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर नहीं मान रहा, उसको समझाएं, कन्विंस करें। ये उनका काम है। ये नहीं कह सकते हमने कहा उसे नहीं सुना। थोड़ा सा आगे बढ़ लेंगे हम। देखिए ये कुंभ मेला हो गया और कई भी मेले हुए, वहां से लोग पॉजिटिव करके आए। तो अभी इसके साथ साथ में तो गवर्नमेंट ने अब उस पर थोड़ा रेस्ट्रिक्शन लगाई, लेकिन आईपीएल जो क्रिएट है वो अभी चालू है। तो क्या लगता है कि आप गवर्नमेंट इसकी तरफ कम देखती है कि आईपीएल को बंद करो अभी, या कहीं जो इसमें बड़े दिग्गज खिलाड़ी जैसे विराट कोहली वगैरह वगैरह जितने भी बड़े नाम हैं, तो गवर्नमेंट क्या इनको यूटिलाइज कर सकती है कि ब्रांड एम्बेसडर बना के ये लोगों में एक इनके जो फैन फॉलोवर्स रहते हैं उनको ये बताए सोशल डिस्टेंसिंग करे, सैनिटाइजर को इस्तेमाल करे या मास्क वगैरह पहने? तो आपको क्या लगता है कि ये सही हो रहा है? देखिए मानी जी, कोविड आ गया इसका मतलब नहीं कि जीवन बंद हो जाए। देखिए जीवन को चलते रहना चाहिए और इसके साथ लड़ते रहना चाहिए। तो देखिए ये जो आईपीएल है या जो कुंभ था, देखिए मैं बिल्कुल इसके पक्ष में हूँ कि स्थितियों को देखकर चीजों में बदलाव लाना चाहिए। जैसे आप अगर हम कहें कि जीवन पूरा बंद हो जाए सिर्फ कोविड के डर से, मैं बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं हूँ। देखिए हम लोगों के पास 1 महीने का वो लॉकडाउन का अनुभव है जिसने लोगों को, मैं बड़ा साफ कहूंगा, जिसने देश को बहुत नुकसान पहुंचाया, और उसको डिफरेंट तरीके से करना चाहिए था। मैं इसके बारे में कई बार लिख चुका हूँ कि ये सही निर्णय नहीं था।
इसी तरीके से जीवन चलते रहना चाहिए। कुंभ भी हो उसको ठीक से, जैसे इलेक्शन के बारे में लोग कह रहे थे अब इलेक्शन जो है नहीं होना चाहिए। देखिए देश का लोकतंत्र नहीं खत्म होगा कोविड के सामने। कोविड आएगा, कोविड जैसे कितने कोविड अभी इंतजार कर रहे हैं हम लोग को, आपको पता है कब कौन सा वायरस आ जाएगा। इसका मतलब थोड़ी कि वायरस का नाम लेकर हम लोग सब बंद कर दें। लोगों ने कहा कि साहब ये बंद कर दो वो बंद कर दो, ऐसा नहीं होता। कोविड से लड़ना सीखिए। कोविड से लड़ने के लिए क्या है, आप देखिए मास्क लगाइए, लेकिन एक बात मैं आप साफ कहूँ, आपको अस्पताल बनाने पड़ेंगे, आपको दवा करनी पड़ेगी, आपको वैक्सीनेट करना पड़ेगा। ये डरा कर घर बैठा कर मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग करके कोविड से नहीं लड़ पाओगे। आपका कहने का मतलब है कि हमारे पास कंट्री में इस किस्म का स्ट्रक्चर बहुत कम है। नहीं, मैं समझ नहीं पाया क्या कहा आपने। आपका कहने का मतलब ये है कि हमारी कंट्री में ये जो बता रहे हैं आपको हॉस्पिटल बनाना चाहिए, बाकी करना चाहिए, लेबोरेटरीज को बढ़ाना चाहिए, तो इसका कहने का मतलब मेरे समझ में ये आ रहा है कि हमारे पास स्ट्रक्चर के लिहाज से बहुत कमी है। बहुत कमी है, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए ऐसा कि हम लोगों ने हेल्थ सिस्टम जो है वो, देखिए आप 135-40 करोड़ के देश है, आपके पास सारे डेटा जो है दुनिया से कंपेयर कर लीजिए कि आपके कितने 10,000 पर कितनी बेड्स है, हम लोग बहुत लो लेवल पर है। ये क्यों नहीं किया गया? अच्छा, अस्पताल बनाने के लिए पैसे की कोई कमी नहीं, मैं आपसे जैसे कह रहा हूँ पैसा तो आपको क्रिएट करना पड़ता है। देखिए आपको कोई बाहर फॉरेन एड से थोड़ी होता है, जैसे इस समय एड आ रही बड़ा अच्छा आप ले लीजिए, लेकिन भारत जैसे देश को किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हाँ सामान ले लो, आपको भी तो प्रोडक्शन में टाइम लगेगा, जैसे मशीनें कुछ आप बनाओगे, आप खुद बनाओगे तो महीने लग जाएगा, किसी के पास तैयार रखा है तो मंगा लो, टैंकर आप बनाओगे तो 4-6 दिन लग जाएगा, बना हुआ रखा है मंगा लो। लेकिन आप कोई अगर कहे कि साहब पैसा दो आप देश को, अरे ये हिंदुस्तान है, इसके पास इतना सामर्थ्य है, इतना पैसा है, इसके 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 लोगों में कोई कमी है? आप कह के तो देखिए ये लोग सब कुछ कर देंगे। यही बार बार कह रहा हूँ कि सरकारों को इस दृष्टि से देखना होगा, ब्यूरोक्रेसी को और राजनीतिक लोगों को, कि अपने देश को विश्वास रखिए, इसकी क्षमताओं का जम के प्रयोग करिए, रिसोर्स आपके पास है, पैसे की कमी नहीं, लग जाइए, लेकिन जीवन को बंद मत करिए। सर, बिफोर वी विल रैप अप दिस शो, आपका लास्ट कमेंट चाहिए। देखिए कोविड से घबराने की जरूरत नहीं, पैनिक की जरूरत नहीं, इससे लड़ने की जरूरत है, इससे सुरक्षित रहने की जरूरत है। सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस समय कि वो 3-4 काम तुरंत करे। जो भी शॉर्टेज दिख रही है ऑक्सीजन की, चाहे रेमडेसिविर की, उसकी शॉर्टेज को खत्म करे। दूसरा, हॉस्पिटल बेड्स को तैयार करे। देखिए युद्ध स्तर पर हमारे देश में ही बेड बनती है, हमारे ही देश में ऑक्सीजन के सिलेंडर बनते हैं, हमारे देश में ऑक्सीजन की पाइप बनती है, हमारे देश में मॉनिटर्स बनते हैं, हमारे देश में वेंटिलेटर बनते हैं, हमारे देश में सब कुछ बनता है। आप लगाइए युद्ध स्तर पर, दिन रात काम करिए। दूसरा, डॉक्टरों की कमी नहीं है, नर्सों की कमी नहीं। आपके मेडिकल कॉलेजेस में 50,000 डॉक्टर पढ़ रहे हैं। देखिए ये कोविड को ट्रीट करने के लिए कोई एक्सपर्ट नहीं चाहिए, सिर्फ मॉनिटरिंग चाहिए। आपको पता होगा, आप बहुत जानकार हैं, आपको पता है कि सिवाय जब वेंटिलेटर पे आदमी चला जाए तब एक आपको एनेस्थेसिस्ट चाहिए और कंट्रोल करने वाला चाहिए, बाकी तो सारी चीजें तो ऑर्डिनरी नर्स कर लेती है। आपके पास कितने नर्सिंग स्कूल हैं जिसमें 2nd ईयर 3rd ईयर के स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, सबको लीजिए ना, ये कमी कोई है ही नहीं, लेकिन करने की जरूरत है। तो मेरा ये कहना है कि देश के नागरिकों को घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमारे देश की सरकारों और प्रशासन को जो स्थानीय स्तर पर है उन्हें ये सब चीजें कर लेनी चाहिए। आजकल के मुझे जहां तक जानकारी, केंद्र सरकार ने सभी जिलों को बहुत पैसा भेजा है एनडीएमए एक्ट में, जो खाते में, उनको तुरंत यूज करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, ईमानदारी से। देखिए मेरा अपना अनुभव ये है कि जब तक आप निष्ठा और ईमानदारी से काम कर रहे हैं, देश का कोई कानून वायलेट नहीं होता। कभी डर दिए मत कि आप काम करेंगे तो सवाल उठेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आप अगर ईमानदारी से काम कर रहे हैं, आप जनता की सेवा करिए और उन्हें लाभ पहुंचाइए। थैंक यू सर, स्पेयरिंग टाइम फॉर थैंक यू सो मच। शो। थैंक यू सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर।